December 31st, 1999. My dear Russians. 20th सेंचुरी का आखिरी दिन, जहां पूरी दुनिया नए साल और नए सदी की खुशियां मना रही थी। At the stroke of midnight, I am एक resigning. देश पूरी तरह फेल हो चुका था। बात हो रही है रशिया की। सोवियत यूनियन तो 9 साल पहले ही कोलैप्स हो चुका था और रशिया भी टूटने की कगार पर खड़ा था। उनका प्रेसिडेंट नेशनल टीवी पर आंसू बहा रहा था। बोरिस येल्सिन ने रशिया को कहा, आई एम सॉरी। I will be replaced by a new leader from a new generation who will do things better. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации व्लादिमीर पुतिन आज दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर हैं, जिनकी एक एक्शन से न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती है। तो अगर ये इंसान इतना ही इविल है तो दुनिया अब तक डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुई? आज वर्ल्ड मीडिया चाहती है कि आप पुतिन को एक ही लेंस से देखें कि पुतिन एक विलन, लेकिन यही विलन रशिया को डेट से लेकर 700 बिलियन के रिजर्व्स तक लेकर गया है। जहां 30 साल पहले 3 में से 1 रशियन गरीबी रेखा के नीचे था, आज 90% पॉवर्टी खत्म हो चुकी है। रशिया जो 1990s में कुछ ऐसा दिखता था, आज ऐसा दिखता है। कभी कभी एक अकेला आदमी एक पूरी सदी का दौर बदल सकता है। जब मैंने रशिया के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे एक बात रियलाइज हुई कि सारे मीडिया को वेस्ट कंट्रोल करती है। तो जो भी इंग्लिश में आर्टिकल्स हैं वो एक ही पर्सपेक्टिव्स हैं, एक ही एजेंडा से हैं, एक ही नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि रशिया इज ईविल। आज इस नैरेटिव को चैलेंज करते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और पुतिन की लीडरशिप से कुछ सीखते हैं। ये है हमारी नई सीरीज लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जहां हम दुनिया के बेस्ट लीडर्स से बेस्ट लेसन सीखते हैं ताकि हम भी दुनिया में बेस्ट बन पाएं। व्लादिमीर पुतिन का जन्म कोल्ड वॉर के दौरान हुआ, जहां चेस से लेकर आउटर स्पेस तक हर फील्ड में अमेरिका यूएसएसआर की फाइट चल रही थी। पुतिन के पिता खुद वर्ल्ड वॉर 2 में लड़े थे। उन्होंने नाजी जर्मनी को हराने में यूएसएसआर की मदद की थी। जब नाजीज ने लेनिनग्राड पर कब्जा किया तो पुतिन के 2 भाइयों को भी नाजीज ने मार दिया था। कई लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन हिटलर को अमेरिका ने नहीं, यूएसएसआर ने डिफीट किया था। कभी बैटल ऑफ स्टालिनग्राड और ऑपरेशन बारबरोसा के बारे में पढ़िए, आपको सच पता चल जाएगा। स्टोरी पर वापस आते हैं। पुतिन अपने माता पिता के पहले बेटे थे, जिनका जन्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ। वो हाइट में बहुत ही छोटे थे और इसीलिए हमेशा स्कूल में बुली होते थे। बचपन से उन्होंने नाजी जर्मनी और वेस्टर्न इंपीरियलिज्म की कहानियां सुनी कि कैसे वेस्टर्न पावर्स दुनिया को बुली करते हैं। पुतिन यूएसएसआर की एक नई जनरेशन से थे, जिनकी रग रग में कंपटीशन थी। इसी वजह से उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ में डिग्री ली। पुतिन बचपन से स्पाई मूवीज के बहुत शौकीन थे और इसी वजह से उन्होंने आगे जाकर केजीबी ज्वाइन किया। केजीबी यूएसएसआर की सीक्रेट सर्विस है। जैसे अमेरिका की सीआईए है, वैसे ही यूएसएसआर की केजीबी हुआ करती थी। 1975 में पुतिन की पहली पोस्टिंग ही ईस्ट जर्मनी में थी। कोल्ड वॉर के दौरान जर्मनी में रहकर वो यूएसएसआर के खुफिया काम करते थे, जिसकी इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड है। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन वॉल गिर गई और जर्मनी यूनिफाई हो गया, यानी यूएसएसआर ईस्ट जर्मनी के जिस पार्ट पर कंट्रोल करता था वो कंट्रोल उनका छूट गया। तब पुतिन केजीबी के सीक्रेट फाइल्स जला रहे थे, जिससे वेस्ट के हाथ यूएसएसआर के प्लान्स न पड़े। जब 1991 में सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तब पुतिन ने पॉलिटिक्स में एंट्री की, लेकिन वो एक किंग नहीं थे, वो एक किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे। उनका मेन काम था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच एक लिंक बनाए रखना,
ताकि रशिया और हिस्सों में डिवाइड ना हो। आगे जाकर पुतिन बने फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के हेड, जो केजीबी की सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है। यानी अब तक पुतिन ने मॉडर्न डे रशिया के सारे मेन प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली फेस किया था। 1. कोल्ड वॉर, 2. वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, 3. सीक्रेट सर्विस का इंपॉर्टेंस, 4. स्टेट और सेंटर में यूनिटी। इस कॉम्बिनेशन ने पुतिन को रशिया के लीडर बनने के लिए बेस्ट कैंडिडेट बना दिया। उसी समय रशिया एक कैटास्ट्रोफी से गुजर रहा था। यूएसएसआर एक सुपर नेशन था जो दुनिया का 1/6 लैंडमास कंट्रोल करता था। यूएसएसआर का पॉपुलेशन 28 करोड़ था, दुनिया का 3rd मोस्ट पॉपुलस देश। दुनिया के 24 में से 11 टाइम जोन्स यूएसएसआर में थे। दिसंबर 26, 1991 को सोवियत यूनियन का फ्लैग आखिरी बार क्रेमलिन में लहराया। हो रहा ये था कि यूएसएसआर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस से गुजर रहा था। यूक्रेन जैसे देश फ्रीडम की मांग कर रहे थे और इन्हीं कंडीशंस में सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया। सोवियत यूनियन जो एक देश हुआ करता था, उसके 15 हिस्से बन गए। इनमें से कुछ हिस्से वेस्टर्न एलाइज बन गए, जैसे कि यूक्रेन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया। कुछ देश चाइनीज एलाइज बन गए, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और कुछ देश तो आज भी आपस में लड़ते रहते हैं, जैसे आर्मेनिया और अजरबैजान। एक यूनाइटेड सोवियत यूनियन की आइडेंटिटी नष्ट हो गई। 1991 का कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन 20th सेंचुरी की ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रोफी थी, क्योंकि इस कोलैप्स के बाद रशिया के हालात बद से बदतर हो गए। I'll tell you what I mean. 1991 से पहले एनर्जी, माइनिंग और कम्युनिकेशन सारे बड़े डिपार्टमेंट्स की बड़ी कंपनियों को सरकार कंट्रोल करती थी। 1991 के कोलैप्स के बाद सरकार को इन कंपनीज को प्राइवेटाइज करना पड़ा और इसी से बने रशिया के ओलिगार्क्स। यानी रशिया के इंपॉर्टेंट सेक्टर्स कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में आ गए, जो आगे जाकर रशिया के पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करने लगे। एट दैट टाइम रशिया का प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन एक वीक लीडर था। कई रशियंस तो उसे एक वेस्टर्न पपेट मानते थे। रशियन करेंसी रूबल क्रैश कर चुकी थी। रशिया $40 बिलियन के डेट में था। गरीबी बढ़ रही थी, लोगों के पास बेसिक्स के लिए भी पैसे नहीं थे। इस पीरियड को रशिया में आज भी वाइल्ड 90s कहते हैं। रशिया के लोगों को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत थी, जो फ्यूचर के चैलेंजेस का सामना कर सके, जो रशिया के हालातों को सुधार सके और डेवलपमेंट कर सके। 1999 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पुतिन को रशिया का डिफैक्टो रूलर बना दिया। मॉडर्न रशिया जिस क्राइसिस से गुजर रहा था, उसे कंट्रोल में लाने के लिए येल्सिन ने पुतिन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया। इस मोमेंट मुझे आपको रशिया का पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा एक्सप्लेन करना है। रशिया के सिस्टम में प्रेसिडेंट नंबर 1 होता है और प्राइम मिनिस्टर नंबर 2। यानी पुतिन की जर्नी केजीबी के एजेंट से लेकर सीधा टॉप से एक स्टेप नीचे तक उसे ले आई थी। और पुतिन के ऑफिस में आने के एक ही महीने बाद सितंबर 1999 में मॉस्को में अचानक बॉम्बिंग्स होने लगी, जिनमें 300 लोग मारे गए। एक ही महीने में मल्टीपल बॉम्बिंग्स हुए और यहाँ इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट किया गया। हर कोई डरा हुआ था। इनमें चेचनिया के टेररिस्ट का हाथ था। रशियन सोचने लगे कि अगर हमारे कैपिटल मॉस्को में ही हम सेफ नहीं हैं, तो क्या ऐसी सरकार पर हम विश्वास कर सकते हैं? उस समय पुतिन का एक इंटरव्यू वायरल हो गया, जहां उसने कहा, हम टेररिस्ट को जहां कहीं छुपे हुए हैं वहां ढूंढ निकालेंगे। अगर वो टॉयलेट में भी मिले तो फिर हम उन्हें वहां पर मसल कर रख देंगे। एक बार नहीं, बार बार वो रशिया के टीवी पर आते गए और उन्होंने बार बार यही बयान दिया कि वो बॉम्बर्स को नहीं छोड़ेंगे। इन इंटरव्यूज से पहले पुतिन को सिर्फ 2% लोग सपोर्ट करते थे और इन बॉम्बिंग्स के बाद अप्रूवल्स 45% तक ऊपर गए। और पुतिन के वादे खोखले वादे नहीं थे। रशियन एयरफोर्स ने चेचनिया को इन्वेड किया। टेररिस्ट के अगेंस्ट एक फेरोशियस मिलिट्री कैंपेन शुरू हो चुका था। जहां पॉलिटिशियंस सिर्फ प्रोमिसेस करते हैं, पुतिन का ये स्ट्रॉन्ग अप्रोच लोगों को बहुत पसंद आया। एक साइड पुतिन की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी और येल्सिन की पॉपुलैरिटी कम हो रही थी। एक और विद्रोह हो सकता था जिसमें रशिया और टुकड़ों में बढ़ जाता, और ये होने से पहले 31 दिसंबर 1999 को येल्सिन ने रिजाइन कर दिया और पुतिन बन गया रशिया का प्रेसिडेंट, यानी रशिया का नया जार। पुतिन प्रेसिडेंट बनते ही वो वर्ल्ड लीडर्स का फेवरेट बन गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश का ये स्टेटमेंट सुनो। I looked the man in the eye. I found it to be very straightforward and trustworthy.
यानी यहाँ पर अमेरिका का प्रेसिडेंट रशिया के प्रेसिडेंट को एंडोर्स कर रहा है। भाई ये अलग ही लेवल का भाईचारा चल रहा है। आने वाले समय में बैक टू बैक कुछ ऐसी चीजें हुई जिनसे रशिया की बहुत ज्यादा तरक्की हुई। रशिया के अच्छे दिन आ गए। पुतिन की लीडरशिप में अमेरिका ने रशिया के साथ अपने संबंधों को रीसेट करना स्टार्ट किया। रशिया की इकोनॉमी ऑयल पर निर्भर है। 1999 से 2008 तक ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ते ही गए, और वो भी कितने आपको बताता हूँ। 1999 में एक बैरल ऑयल की कीमत थी बस $10 और 2008 आते आते वो $150 पर बैरल हो गई। लोगों की जेब में पैसा खनकने लगा। ये ग्राफ देखिए, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट गिरी। जो लोग ब्रेड के टुकड़े पर जी रहे थे वो सेफली मिडिल क्लास में अपग्रेड हो गए। इवन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी। और इस सारी डेवलपमेंट में पुतिन का सबसे बड़ा हाथ है। प्रेसिडेंट बनते ही पुतिन ने टैक्सेस कम कर दिए। पूरे रशिया में फ्लैट 13% टैक्स कर दिया। That's it। जहां डेवलप्ड देशों में 40 या 50% इनकम टैक्स होता था, रशिया में सिर्फ 13% था। पुतिन ने रशिया के ओलिगार्क्स को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। उसने ये अश्योर किया कि ओलिगार्क्स पॉलिटिक्स को कंट्रोल ना करें। एक्चुअली पॉलिटिक्स ओलिगार्क्स को कंट्रोल करने लगे। रशिया के जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें पहले इंडिपेंडेंट इलेक्शंस होते थे। जैसे हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वैसे वहां पर गवर्नर्स इलेक्ट होते थे। लेकिन पुतिन ने ये सिस्टम कैंसिल कर दिया। पुतिन ने खुद गवर्नर्स को अपॉइंट करना स्टार्ट किया। आगे जाकर इलेक्शंस वापस शुरू भी हुए, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। आफ्टर ऑल रशिया का सबसे बड़ा थ्रेट डिवीजन था। पुतिन नहीं चाहता था कि और एरियाज रशिया से टूट जाएं, और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसे अपने ही लोग पावर में बिठाने होंगे। पुतिन मानता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ और डेमोक्रेसी यूनिटी की दुश्मन होती है। डेमोक्रेसी के कई फायदे हैं और कई फ्लॉज भी है, और उन्हीं में से ये एक है। रशिया का लैंडमास इतना बड़ा है कि लिबरल आइडियाज यहाँ प्रैक्टिकल हैं ही नहीं। किसी भी लीडर को अगर इतने बड़े लैंड को कंट्रोल करना है, और सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करना, ग्रो करना है, तो उसे एक ऑटोक्रेट बनना ही होगा। डेमोक्रेसी एक रशियन सिस्टम नहीं है। रशिया में 1 सेंचुरी पहले जार हुआ करता था। जार यानी राजा। पावर एक हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड हुआ करती थी, एक वर्टिकल लाइन ऑफ पावर जो जार से शुरू होती, और पुतिन एक मॉडर्न डे जार बन चुका है। क्योंकि पुतिन को सबका सपोर्ट है, पब्लिक सपोर्ट है, मिलिट्री सपोर्ट है, ओलिगार्क्स का सपोर्ट है, और तो और चर्च का भी सपोर्ट है। और जो पुतिन को सपोर्ट नहीं करता वो या तो जेल में होता या फिर जहन्नुम में। पुतिन ने एक लिबरल यूनिकॉर्न आइलैंड कभी प्रॉमिस ही नहीं किया था। उसने प्रॉमिस की थी ऑर्डर, और इस प्रॉमिस पर उसने डिलीवर किया है। नॉइजी फ्रीडम को एलिमिनेट करके स्टेबिलिटी दी है। लेट मी टेल यू, रशिया जैसा एक न्यूक्लियर पावर स्टेबल होना अनस्टेबल होने से ज्यादा पीसफुल है। आपको नहीं लगता? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताइए। और ऐसे ही एक मॉडर्न डे जार बनता है, feared by opponents and embraced by many। ऐसे ही एक देश को रीबिल्ड किया जा सकता है जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस या मदद पर निर्भर ना हो। लेकिन अगला सवाल ये है कि एट व्हाट कॉस्ट? फरवरी 2022 में पूरी दुनिया को एक झटका लगा। रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था। यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक भ्रम में था कि अभी कभी भी वॉर नहीं होगी। लेकिन अब तक पुतिन ने रशिया को ऑलरेडी स्टेबलाइज कर दिया था। अब टाइम था यूएसएसआर को वापस लाने का, यानी वो टेरिटरी और वो इन्फ्लुएंस वापस जीतने का जो 20th सेंचुरी में यूएसएसआर के पास था। इस वॉर के लिए वेस्ट को पुतिन को पनिश करना जरूरी था, और इस पनिशमेंट में सबसे बड़ा वेपन था सैंक्शंस। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रशियन एसेट्स फ्रीज कर दिए गए, रशिया से ट्रेड बंद हो गया, और अनगिनत अमेरिकन कंपनीज ने रशिया में ऑपरेट करना ही बंद कर दिया। मानो कि वेस्ट ने रशिया को बॉयकॉट कर दिया था। द रीजन बीइंग, अमेरिका वो सारे कंडीशंस लाना चाहता था जो 1991 में आए थे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कियोस, जिससे रशिया में इंटरनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए और फिर पुतिन ये वॉर रोक दे। काफी एविडेंटली अमेरिका ये चाहता था कि रशिया में एक सिविल वॉर शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। हुआ कुछ और। रशिया चाइना का फ्रेंड नंबर 1 बन गया। दोनों देशों में ट्रेड 200 बिलियन डॉलर्स का आंकड़ा क्रॉस कर गई। रशिया ने चाइना को सस्ता तेल दिया, और चाइना ने वो सब दिया जो रशिया के पास पहले वेस्ट से आता था। लिटरली आज रशिया चाइना बॉर्डर्स पर चाइना के साइड में बड़े बड़े मॉल्स खुल गए हैं जहां रशियंस को फ्री में एंट्री दी जाती है, जिससे रशियंस चाइना में जाकर कुछ भी खरीद सकते हैं। रशिया को सैंक्शंस की वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं।
एंड द रीजन इज चाइना। शायद इतिहास पुतिन को एक ऐसे लीडर की तरह याद रखे जिसने यूरोप में 80 साल बाद फिर से वॉर शुरू कर दी। लेकिन अगर आप रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक नेसेसरी मूव थी जिससे नेटो का एक्सपांशन रोका जा सके। यहाँ मैं वॉर को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा। मेरा भी मानना यह है कि 21st सेंचुरी में वॉर की कोई जगह है ही नहीं। लेकिन ये समझना भी इम्पोर्टेंट है कि रशिया के चैलेंजेस अलग है, रशिया की हिस्ट्री अलग है और रशिया के ऑब्जेक्टिव्स भी अलग हैं। आज हम रशिया की कहानी इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जहां वेस्टर्न पावर्स ने पाकिस्तान का साथ दिया, रशिया हमारे साथ खड़ा था। हमारे ट्रेडिशनली रशिया के साथ ट्रेड के, डिफेंस के रिलेशंस हैं और आने वाले समय में भी ये रहने वाले हैं। इनफैक्ट रशिया से हमें कुछ चीजें सीखने की जरूरत है। आई डोंट थिंक कि रशिया परफेक्ट है। रशिया परफेक्ट बनने का वादा भी नहीं करता। कई इश्यूज हैं और अगर एक वेस्टर्न लेंस से देखें तो रशिया में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हम इस सीरीज में ऐसे ही कॉम्प्लेक्स लीडर्स की बातें करते हैं, पॉपुलर नैरेटिव को साइड में रख के उनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज को समझते हैं और ये सीखते हैं कि उनकी स्टोरी से भारत को क्या सीखने की जरूरत है। टेक व्हाट इज गुड एंड लीव व्हाट इज बैड, दैट्स आवर पॉलिसी। तो आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, भारत को पुतिन से क्या सीखने की जरूरत है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि दुनिया चाहती है कि आप पुतिन को एक विलन समझें, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ब्लैक और व्हाइट कुछ नहीं होता, सिर्फ शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। इन्हीं शेड्स ऑफ ग्रे में हमें स्टोरीज को देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव ढूंढना होता है जिससे हम कुछ नया सीख पाएं। लेसन नंबर 1, बुली मत हो जाओ। पुतिन की कहानी को अगर आप गहराई से देखोगे तो पुतिन को हमेशा बुली से नफरत रही है। फिर वो नाजीज हो सकते हैं जिनकी वजह से उनके भाई मर गए, या फिर वो रशियन बच्चे जिन्होंने बचपन में हाइट की वजह से पुतिन को डोमिनेट किया था। पुतिन बुली नहीं होते, ये उनकी वॉक से भी साफ झलकता है। एवरी मूव ही मेक्स इज अ पावर मूव। जब अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए तो ये भी एक बुली करने का तरीका ही था। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई बुली होता है, लेकिन उनके पास पावर इसीलिए है क्योंकि हम उन्हें पावर देते हैं। जब तक हम डोमिनेट होते रहेंगे वो हमें डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। जियोपॉलिटिक्स में हमें ये समझना जरूरी है। अमेरिका हो या चाइना, कोई भी भारत को बुली करने की कोशिश जरूर करेगा क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत किसी भी ऐसे पोजीशन में हो जहां पर हम अपने टर्म्स डिक्टेट कर पाएं। हमें उन्हें ये मौका ही नहीं देना है। हमें खुद स्ट्रांग बनना है, सिर्फ पेपर पर ही नहीं, रियलिटी में। नंबर 2, इकोनॉमी सलामत तो देश सलामत। बाकी चीजें साइड में रखें और सिर्फ इकोनॉमी पर फोकस करें तो पिछले 20 सालों में पुतिन ने रशिया में जो किया है वो किसी मिरेकल से कम नहीं। 2024 में वॉर के बावजूद, सैंक्शंस के बावजूद रशिया की जीडीपी ग्रोथ 4.3% थी। रशिया में अनएम्प्लॉयमेंट 3% से भी कम है। जहां 1990s में 3 में से 1 इंसान बिलो पॉवर्टी लाइन था, आज एक्सट्रीम पॉवर्टी 90% खत्म हो चुकी है। पुतिन के अनगिनत फ्लॉज के बावजूद आज भी रशियंस पुतिन को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उसने रशियन इकोनॉमी को सुधारा है। पुतिन कोई एलियन नहीं है, उसे सपोर्ट उसकी जनता ने दिया है। एक लीडर तभी स्ट्रांग होता है जब लोग उसके डिसीजन में उसके साथ देते हैं। अगर भारत को बदलना है तो हमें भी अपना रोल समझना होगा। आज रशियन सोचते हैं कि अगर पुतिन नहीं होता तो रशिया हमेशा उन वाइल्ड 90s में ही अटका रहता और रशियंस वापस वो कंडीशंस में नहीं जाना चाहते। शायद इसीलिए कोई पुतिन को ओवरथ्रो करने की कोशिश नहीं करता, या फिर अगर करता है तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं होती। पुतिन ने अपने सारे स्ट्रेंथ्स को ठीक तरह से समझा है और वीकनेसेस को एलिमिनेट करने पर काम किया। फॉर एग्जाम्पल, रशिया एक इतना बड़ा देश है, ये एक स्ट्रेंथ है, लेकिन इतने बड़े देश पर कंट्रोल न कर पाना एक वीकनेस। रशिया के पास ऑयल है, ये स्ट्रेंथ है, लेकिन आर्कटिक ओशन छोड़ के रशिया के दूसरे ओशन से कनेक्शन न होना ये वीकनेस। तो रशिया ने ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस बनाई हैं जिनसे वो चाइना और यूरोप के साथ ट्रेड कर पाए, जिससे उन्हें ओशंस पर निर्भर ही ना रहना पड़े। नाउ दैट इज स्मार्ट। इकोनॉमी के बारे में बात करें तो फिर पुतिन की प्रायोरिटीज काफी क्लियर रही है। And this is something that we must learn. And number 3, democracy has its flaws. कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। डेमोक्रेसी एक परफेक्ट सिस्टम नहीं है क्योंकि डेमोक्रेसी में रिफॉर्म्स के लिए इंसेंटिव नहीं है। कोई एक लीडर आता है जो सिंपल सा कोई प्रॉब्लम सुलझाना चाहता है। लेट्स से कि रास्ते में गड्ढे हैं, तो जो भी बाबूज इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें वो फायर करना स्टार्ट करता है। ये सारी बातें मूवी में अच्छी लगती है, लेकिन क्या एक डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल भी है? एक पॉलिटिकल लीडर कितना भी बड़ा ना हो, उसे प्रोसेस को तो फॉलो करना ही पड़ता है। तो करप्शन का एंड होगा कैसे? करप्शन को एंड करने के लिए सिस्टम के हर अंग को डिसमेंटल करना होगा और ये डिसमेंटलिंग प्रोसेस करने के लिए सही सोच के लोगों को लीडर बनना होगा।
अगर सही लोग लीडर नहीं बनते, चुनकर नहीं आते, लोग उन्हें वोट नहीं करते, तो ये डेमोक्रेसी नहीं, ये एक इलेक्टेड ऑटोक्रेसी बन जाती है। हम यही सिलेक्ट नहीं कर पाते कि हमें अच्छे फ्यूचर की ओर कौन लीड करेगा, कौन हमारे प्रॉब्लम सुलझाएगा, कौन देश का भला करेगा। इंडियंस वोट उन्हें ही देते हैं जिन्हें उनकी मनपसंद पार्टी एंडोर्स करती है। और ये थॉट मेरा खुद का थॉट नहीं है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का है। उनका ये इंटरव्यू सुनिए। वो कहते हैं कि अमेरिका जैसे देश में डेमोक्रेसी चल सकती है, इंडिया में नहीं। इंडिया में इलेक्शन से पहले लोग बेसिक्स की परवाह करते हैं और कौन चुनकर आता है इससे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनकी नीड्स कैसे फुलफिल हो रही है इससे फर्क पड़ता है। और आज बड़े बड़े लीडर्स इसी सोच का फायदा लेते हैं फ्रीबीज देकर। आज दुनिया भर में जो भी डेवलप्ड देश हैं वो या तो वेस्टर्न कॉलोनियल देश है जिन्होंने अपनी सारी वेल्थ किसी दूसरे देश को लूट कर बनाई है, या फिर किसी तरह की ऑटोक्रेटिक सिस्टम है। UAE डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, सिंगापुर पर एक सिंगल पार्टी रूल करती है। आई एम नॉट सेइंग कि हमें भारत से डेमोक्रेसी को एलिमिनेट कर देना चाहिए, नो, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी के फ्लॉज क्या हैं और कौन से एरियाज में हमें डेमोक्रेसी को छोड़कर एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों से स्टार्ट कर सकते हैं। सोचिए, अगर हमारे शहर मिनिस्टर्स नहीं अर्बन प्लानर्स डिजाइन करे तो हमारे शहर भी सुंदर दिख सकते हैं। और ये सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे लीडरशिप रोल्स में एक्सपर्ट्स को लाने की जरूरत है जिनमें चेंज लाने की पावर हो। इन द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि रशिया से अगर हमें कुछ सीखना है तो फिर वो यही है, एम्ब्रेस योर यूनिक कल्चर। हम भारत में अपने अलग तरीके से ग्रेटनेस अचीव कर सकते हैं। पुतिन की जर्नी इंस्पायर कर सकती है, लेकिन हमारी जर्नी अलग होगी, हमारे वैल्यूज के साथ। रशिया ब्लाइंडली वेस्ट को मिमिक नहीं करता, इसीलिए सक्सेसफुल है और इसीलिए रशिया की दुनिया रिस्पेक्ट करती है। कोई रशिया से डरता है तो कोई सिर्फ ट्रेड के लिए रिलेशंस बनाता है, लेकिन रिस्पेक्ट सब करते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, it's good to be loved and feared by the world, but if you cannot get both, it's better to be feared than to be loved. पुतिन की कहानी कंट्रोवर्शियल है, श्योर, लेकिन इम्पैक्टफुल भी है। और अगर कहानी आपको कुछ सोचने पर मजबूर करती है तो फिर वो कहानी बताने लायक है। अगर आपको आज का प्रेजेंटेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एडिट अच्छा लगा तो हमारे एडिटर्स के लिए एक गुड एडिटिंग वाला कमेंट नीचे डाल दीजिए। इससे हमारी पूरी टीम को मोटिवेशन मिलता है। हम ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में आपके लिए लाते रहेंगे। इस सीरीज में अगला लीडर कौन होना चाहिए मुझे बताइए, क्योंकि दुनिया की बेस्ट लीडर्स की बेस्ट बातें आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।